नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, आपका और कार्यक्रम कृषि दर्शन का रिश्ता वर्षों पुराना है और ये रिश्ता कायम है विश्वास की मजबूत बुनियाद पर। विश्वास इस बात का कि हम आपको हमेशा से ही आपके हित और लाभ की जानकारियां देते आए हैं, जिन्हें कि आप अपने कृषि कार्यों में अपनाकर ना सिर्फ अपना लाभ बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर होने वाली हानियों से भी बचा जा सकता है। तो चलिए ऐसी ही जानकारियां और आपके लिए प्रस्तुत हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की खबरें खेती के साथ में मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। भारतीय कृषि को समर्थ बनाएं, फसल सुरक्षा अभियान 15 अप्रैल से। कृषकों की आय बढ़ाने जैविक खेती जरूरी। गेहूं खरीदी 16 मार्च से। चूहों से फसल बचाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के 54वें दीक्षांत समारोह को नई दिल्ली में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के बड़े हिस्से सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी जलवायु संबंधी कठिन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि भारतीय कृषि को मौसम के उतार चढ़ाव झेलने में समर्थ बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को फसलों के संरक्षण का मार्गदर्शन देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। फसल सुरक्षा को मिशन बनाया जाएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विपरीत मौसम के कारण फसल हानि होने से बेहतर है कि पहले से सभी प्रकार के खतरों और विशेष रूप से कीट प्रकोप का अनुमान लगाकर फसलों की सुरक्षा करें। इस संबंध में किसानों को जागरूक बनाने के लिए प्रदेश में 15 अप्रैल से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्री राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कृषि में आधुनिक तकनीकों के विकास और उनके निरंतर बढ़ते प्रयोग के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषकों की आय बढ़ाने में जैविक कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। इस क्रम में उन्होंने मृदा स्वास्थ्य की तुलना मानव स्वास्थ्य से करते हुए अन्य राज्यों में भी सिक्किम की जैविक खेती के मॉडल को अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सिक्किम को जैविक प्रदेश घोषित किया था। कृषि मंत्री ICAR की 87वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2016-17 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी आगामी 16 मार्च से 14 मई 2016 तक पंजीकृत किसानों से की जाएगी। किसान भाइयों को पता है कि खेत खलिहान से लेकर भंडारण तक चूहे की सक्रियता पर विराम लगा दिया जाए तो होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में जब बालियां निकलती हैं और दाना बनने लगता है तभी चूहों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे पहले खेत का सर्वेक्षण करें और चूहों के बिलों को बंद करें। इसके बाद सादे आटे की गोलियां बनाकर सक्रिय बिलों के पास रखें ताकि 1-2 दिन में चूहे और अधिक सक्रिय हो जाएं। इसके बाद तीसरे दिन जहरीली गोलियों का उपयोग कर चूहों का नियंत्रण करें। जहरीली गोलियों के लिए 1 किलो आटा तथा फूले हुए गेहूं के दाने, 25 मिलीलीटर खाने का तेल, 25 ग्राम जिंक फास्फाइड को मिलाकर लकड़ी के चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से मिलाएं और पानी डालकर गोलियां तैयार कर लें। इन्हीं गोलियों का उपयोग करें। ध्यान रखें कि मरे हुए चूहों को खेत में गाड़ दें ताकि पालतू कुत्ता या बिल्ली उसे खा ना सकें। और किसान भाई, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वानी में न्यूनतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दमोह में न्यूनतम भाव 1156 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1425 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल,
अधिकतम भाव 1325 रुपये प्रति क्विंटल। कटनी में न्यूनतम भाव 1260 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1299 रुपये प्रति क्विंटल रहा। धान के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गैरतगंज में न्यूनतम भाव 1650 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1920 रुपये प्रति क्विंटल। रायसेन में न्यूनतम भाव 1402 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1694 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3311 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3665 रुपये प्रति क्विंटल। मुरैना में न्यूनतम भाव 3150 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3710 रुपये प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 3350 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3761 रुपये प्रति क्विंटल। रीवा में न्यूनतम भाव 3280 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3428 रुपये प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसे कि हम सभी को समय रहते अपने स्वास्थ्य की देखरेख और परीक्षण की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे खेतों की मिट्टी को भी समय बदलने पर मृदा परीक्षण की जरूरत पैदा होती है। इसी प्रकार हमारे खेतों में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों की सही मात्रा की जानकारी होने पर हम खाद और बीज का चयन सही मात्रा में कर सकते हैं। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में। हमारे विशेषज्ञ हैं राघवेंद्र सिसोदिया, मृदा वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से। नमस्कार किसान भाइयों, आज़ादी के बाद फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे देश में रासायनिक खादों का प्रचलन ज़्यादा शुरू हो गया और इससे न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मिट्टी के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात रासायनिक खादों के लगातार डालने के बाद भी पैदावार में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। अगर रासायनिक खाद नहीं डालें हमारे किसान भाई तो पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका क्या कारण है, इसी संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हैं कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के मृदा वैज्ञानिक श्री राघवेंद्र सिसोदिया जी। श्री सिसोदिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में हमारे किसान भाई खादों का उपयोग करते हैं पर उतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये मृदा का स्वास्थ्य क्या होता है, इस संबंध में बताएं। मृदा का स्वास्थ्य, जिस प्रकार हम मनुष्य लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ चीज़ें हमारी जो भौतिक कंडीशन को देख के, अवस्था को देख के बता देता है कि आपको ये बीमारी है। उसी प्रकार
मृदा के स्वास्थ्य के बारे में 3 इसके मुख्य कारण हैं। एक तो होता है भौतिक कारण, एक होता है रासायनिक कारण, एक होता है जैविक कारण। भौतिक कारणों को तो हम देख सकते हैं अब अपने खेत को, जैसे ठोस हो जाता है खेत, तो ठोस होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक तो पानी अंदर नहीं जाता है। जब पानी अंदर नहीं जाएगा ज़मीन के, यानी ठोस होगी, तो वहाँ फसलें क्या होंगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो किसान बोलता है अरे साहब हमारी तो फसल बेकार है या ज़मीन बेकार है। एक तो हो गया ये फिजिक मतलब भौतिक। एक होता है रासायनिक। रासायनिक का अगर अपन जो किसान भाइयों को बताना चाहें, इसके लिए हम प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। प्रयोगशाला में जाने के लिए उन्हें मृदा के नमूने एकत्र करने पड़ेंगे, और मृदा के नमूने एकत्र करने के लिए उनको मुख्यतः जब हम फसल ले रहे हैं तो उससे पहले ही मृदा का परीक्षण करा लेना चाहिए। न कि ये इंतजार करना चाहिए कि इस साल तो बो दो अगली साल। 3 साल में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण जरूरी है। और उसके अनुसार अगर हम जो हमारी मृदा परीक्षण होने के बाद किसान को जो उसका वो मिलता है कार्ड, जिसको स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं, उसके अनुसार ही किसान को खाद डालना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है, सबसे इसमें मुख्य बात है कि जब हमारा किसान भाई फसल लेता है तो वो जो है मिट्टी परीक्षण के लिए जब प्रयोगशाला में भेजता है तो वो उसको खेत को कितने भागों में बांटना है, कहाँ कहाँ से सैंपल लेना है, कैसे सैंपल लेना है, ये मुख्य बातें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें होता क्या है कि किसान भाई, मैंने देखा है क्योंकि हम कई साल से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि सही तरीके से परीक्षण हेतु जो नमूने भेजते हैं वो सही तरीके से नहीं भेजते हैं। वो इधर उधर से ढेला लिए और भर के उसने भेज दिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। उन्हें करना है कि एक पूरे खेत को, जिस खेत में फसल लेनी है, पहली बात तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें कौन सी फसल लेनी है। और अगर आपको जैसे ज़्यादा गहरी जड़ वाली जो होती हैं फसलें, उनके लिए लेना है, अगर कोई बागवानी करनी है उनके लिए लेना है, हर फसल के लिए अलग अलग नमूने लेने की विधि है। होता क्या है, किसान चाहे वो सब्जी ले रहा है, चाहे वो अरहर ले रहा है, सरसों ले रहा है, गेहूं ले रहा है, लेकिन लेगा वो 15 सेंटीमीटर गहरी। तो उसको ध्यान देना है कि अगर हम ज़्यादा गहरी वाली, जैसे बगीचा लगा रहा है, तो स्वाभाविक है वो गहरी जाएंगी जड़ें, और गहरी जाएंगी तो उसको यानी 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक, जैसे पौधा की जड़ें होती हैं, उतने तक कम से कम नमूने लेने चाहिए। और अगर हमें उथली जड़ वाली फसलों के लिए लेना है तो 15 सेंटीमीटर पर्याप्त रहता है। जैसे गेहूं, चना, सोयाबीन जी इत्यादि। जी 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 जी। तो ये तो गहराई के बारे में बताया। गहराई के बारे में। किसान भाइयों, भूमि में यानी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं। खास तौर से हमारे किसान भाई 3 पोषक तत्व ऊपर से डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसे NPK कहते हैं। और बाकी के कितने तत्व होते हैं ये हम सिसोदिया जी से जानते हैं। जी दिनेश जी, इसमें होता क्या है, किसान भाई आपने 3 जो बताए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लेकिन हमारे कहीं कहीं किसान भाई अभी पोटास भी नहीं डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पोटास भी नहीं डाल रहे हैं। इसमें होता क्या है, आज के समय में हमारी ज़मीन में 17 तत्वों की आवश्यकता है। अब किसान क्या करता है कि रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो दिनेश जी, उसमें क्या करना चाहिए उसको, ऐसा नहीं है, आज के टाइम में भी वो उन तत्वों को दे सकता है। वो कई माध्यम है, जैसे हरी खाद बना के दे सकता है, कंपोस्ट बना के दे सकता है, केंचुआ खाद बना के दे सकता है। केंचुआ खाद हुआ शुगर की जो खाद होती है, शुगर की खाद में सबसे ज़्यादा तत्व मिलते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, आप ये समझ लीजिए, जैसे कंपोस्ट में 0.5 से 1% मतलब होता है नाइट्रोजन, तो उसमें होगा 3%। जी। हाँ, किसमें, शुगर की में। ऐसा? हाँ ऐसा। तो आप, और केंचुआ खाद में 1 से 2%, कितना परसेंट बढ़ जाता है। अगर केंचुआ उसी चीज को खा के और मल निकाल देता है तो उसमें जो है आप सोचिए कहाँ 0.5 मतलब प्रतिशत था, और उसके बाद जो है वो जो है 1% से 2% तक बढ़ जाता है वही चीज़। कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए हमें जैविक खेती करना जरूरी है, और मिट्टी का परीक्षण कराएं, जिससे ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी खाद अपनी कौन कौन सी फसल में कब देना चाहिए। इससे कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी, नमस्कार।
किसानों के हित में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, पशुधन को हमारी खेती की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पशुओं के बिना भारतीय कृषि पंगु सी महसूस होती है। यदि सही जानकारी रखकर हम देखरेख करेंगे और सजगता से अपने पशुओं का देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर स्वस्थ पशुओं के मालिक बन सकते हैं। पशुधन की देखभाल किस प्रकार से की जाए, यही आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश चौरे। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय किसान पशुपालक चारे की समस्या से जूझ रहा है। चारे की कमी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में बौनी प्रजातियां आ जाने से कृषि उपज बढ़ गई है, परंतु चारे का उत्पादन कम हो गया है। इसी प्रकार सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में यूकेलिप्टस जैसी गैर चारा प्रजातियों के बढ़ावे से भी चारे का उत्पादन घट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में साझा जमीन के घटते स्तर एवं शहरी क्षेत्रों के शहरीकरण के विस्तार के कारण भी चारा उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। इसी प्रकार के कई कारकों को देखते हुए वैकल्पिक चारे की व्यवस्था की मांग बढ़ती जा रही है। अतः आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे वैकल्पिक चारे के रूप में अजोला उत्पादन की। अजोला एक फर्न यानी कि पर्णांग है। यह जलीय फर्न है। ये दीर्घकाल से जल में ही उगता आया है, जिस कारण से यह शैवाल यानी कि एल्गी की तरह प्रतीत होने लगा है। अजोला, जिसके छोटे छोटे पत्ते एक के ऊपर एक जमे हुए शल्क के आधार के पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और उनकी बालों जैसी लंबी जड़ें पानी के अंदर तैरती रहती हैं, जो कि जीने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को सोखकर पौधे को जिंदा रखती हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में स्थित है। उनके द्वारा चलाई जा रही एक योजना प्राकृतिक संसाधन विकास परियोजना यानी नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनके यानी नारडेप उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने अजोला उत्पादन में काफ़ी वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। उनके द्वारा विकसित अजोला उत्पादन की इस विधि में सर्वप्रथम घर के आंगन में या पशु शेड के आसपास के स्थान का हम चयन करते हैं। उस सूखे स्थान को पहले खरपतवार वगैरह साफ़ करके अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाता है एवं ज़मीन को बराबर कर लिया जाता है। तत्पश्चात ईंटों को क्षैतिज एक के बाजू में एक इस प्रकार रखते हुए एक की 10 सेंटीमीटर गहरा 2.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर आकार का एक टैंक निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात सीमेंट से इसे पक्का बना दिया जाता है। तत्पश्चात 2.5 गुना 1.8 गुना 10 सेंटीमीटर की एक 150 GSM मोटाई की पॉलीथीन इस तरह से गड्ढे में बिछाई जाती है ताकि गड्ढे के चारों कोने पॉलीथीन से पूर्णतः ढके हों। अब अपना अजोला पिट
तैयार है। सर्वप्रथम गड्ढे के अंदर 30 से 35 किलोग्राम बारीक छनी हुई मिट्टी बराबर से बिछा दी जाती है। इसके पश्चात 4 से 5 किलोग्राम ये दो तीन दिन पुराना गोबर लेकर 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर स्लरी तैयार की जाती है। यह स्लरी बायोगैस प्लांट से भी प्राप्त की जा सकती है। उक्त स्लरी को अजोला बेड के चारों किनारों पर फैलाने से पूर्व इसमें 50 ग्राम एजोफर्ट जो कि 10 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट, 1.5 किलोग्राम मैग्नीशियम एवं 250 से 500 ग्राम कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है। इसे मिलाकर बनाया जाता है। इसके स्थान पर अपने पशुपालक बंधु सुपर फास्फेट का उपयोग भी कर सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध होता है। ये एजोफास 50 ग्राम उसमें मिक्स करने के पश्चात नाडेप द्वारा वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया लघु पोषक तत्वों का मिश्रण, लघु पोषक मिश्रण 20 ग्राम एजोफोर्ट के नाम से इसे 20 ग्राम उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तत्पश्चात इस घोल को पूरे टैंक में बराबरी से समान रूप से फैला दिया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध मदर कल्चर एजोला 1 से 1.5 किलोग्राम बराबरी से फैला दिया जाता है पिट के अंदर। पानी का स्तर 7 से 10 सेंटीमीटर रखने के लिए समुचित मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इसके स्थान पर पशुपालक बंधु पशु शेड से प्राप्त मूत्र या सफाई का पानी भी उपयोग कर सकते हैं जिससे अजोला की पोषक मात्रा बढ़ जाती है। यही अजोला समान रूप से फैलाने के पश्चात इसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है जिससे कि पेड़ सीधे खड़े हो जाएं। अजोला समान रूप से टैंक में फैल जाने के पश्चात 7 दिवस के भीतर लगभग एक मोटी चटाई के आकार में फैल जाता है। 7 दिन पश्चात प्रारंभिक रूप में उपयोग किया गया 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला आज 8 से 10 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। तत्पश्चात इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पशु आहार के रूप में अजोला दाने के साथ पशु आहार के साथ बराबर मात्रा में यानी 1:1 में पशु आहार में मिलाकर दिया जा सकता है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से प्रसारित जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।